बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था कि एक प्रॉब्लम को कंप्यूटर से सॉल्व करवाने के लिए प्रोग्राम कोड तक पहुंचने के लिए किन किन फेजेस से गुजरना पड़ता है। उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है और उसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिदम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। व्हाट इज़ एल्गोरिदम? An algorithm is a sequence of unambiguous instructions for solving a problem to obtain a required output for any legitimate input in a finite amount of time. यानी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अनएम्बिगुअस होनी चाहिए और हर लेजिटिमेट इनपुट की रिक्वायर्ड आउटपुट फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में प्रोड्यूस होनी चाहिए। हम करेक्टरिस्टिक्स पे बात कर लेते हैं। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो एल्गोरिथम लिखा जाता है उसे सिंपली सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह देना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस एल्गोरिथम के लिए ज़रूरी है कि इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करें। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये दरअसल एल्गोरिथम की डेफिनेशन को ही मीट कर रही हैं। आपने डेफिनेशन में देखा कि इंस्ट्रक्शंस अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, ये डेफिनेटनेस प्रॉपर्टी इंश्योर करेगी। और एल्गोरिथम की डेफिनेशन में हमने ये भी देखा कि हर लेजिटिमेट इनपुट पे रिक्वायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस होनी चाहिए। ये दो प्रॉपर्टीज़ इंश्योर करेंगी और ये सारा प्रोसेस फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में होना चाहिए, ये फाइनाइटनेस इंश्योर करेगी। इसके अलावा दो और प्रॉपर्टीज़ हैं, इफ़ेक्टिवनेस और जनरलिटी। ये प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली एल्गोरिथम को ही डिफ़ाइन कर रही हैं। लेक्चर 1 में हम ये तमाम फेजेस डिस्कस कर चुके हैं कि जब किसी प्रॉब्लम को कंप्यूटर से सॉल्व करवाना हो तो उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से सबसे पहले एल्गोरिथम डिज़ाइन होता है, फिर उसकी करेक्टनेस चेक करते हैं और देन उस एल्गोरिथम को एनालाइज करते हैं, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं कि वो एफिशिएंट है या नहीं। अगर वो एल्गोरिथम करेक्ट हो और एफिशिएंट भी हो देन उसका प्रोग्राम कोड जनरेट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये कब और कहाँ देखा जाएगा कि एल्गोरिदम ये तमाम प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करता है या नहीं, यानी वो लेजिटिमेट एल्गोरिदम है भी या नहीं। लेजिटिमेट एल्गोरिदम वो होता है जो इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करे। जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट से एल्गोरिदम डिज़ाइन फेज़ में आते हैं और किसी भी प्रॉब्लम का एल्गो डिज़ाइन कर लेते हैं तो उसकी करेक्टनेस चेक करने से पहले ये देखते हैं कि क्या ये डिज़ाइंड एल्गोरिदम लेजिटिमेट भी है या नहीं, यानी ये इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करता है। और वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? डेफिनेटनेस को इंश्योर करता है, यानी उसकी हर इंस्ट्रक्शन अनएम्बिगुअस है और उस एल्गोरिदम की हर इनपुट पे क्या रिक्वायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस होती है और क्या ये सारा प्रोसेस फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ का चेक इस एल्गोरिदम डिज़ाइन फेज़ में होता है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं और वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम। और अब हम इन करेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन देखते हैं और सबसे पहली करेक्टरिस्टिक का है इनपुट। हर एल्गोरिदम ज़ीरो और मोर इनपुट्स ले सकता है और उन इनपुट्स का किसी स्पेसिफाइड सेट से लिया जाना ज़रूरी है। एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र का कंसेक्यूटिव इंटीजर चेकिंग एल्गोरिदम है। इसमें जो इनपुट्स हैं m और n, ये किस स्पेसिफाइड सेट से ली गई हैं और वो है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। और प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी देखा कि इन दो इनपुट्स में m और n जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर इनमें कोई एक ज़ीरो हुआ तो ये एल्गोरिदम वर्क नहीं करता। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इनपुट जो सेट है उसको एक्सप्लिसिटली और केयरफुली
स्पेसिफाई किया जाए। अगर हम इसको स्पेसिफाई ना करें तो इस तरह के एरर्स का पता नहीं चल सकता। तो आपका कोई भी एल्गोरिदम हो तो वो उसकी इनपुट्स किस सेट से बिलोंग करती हैं उसको स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब हम एल्गोरिदम की सेकंड करैक्टरिस्टिक की बात करते हैं और वो है आउटपुट। एल्गोरिदम वन और मोर आउटपुट्स जनरेट कर सकता है। जिस तरह हर इनपुट वैल्यू का किसी स्पेसिफाइड सेट का मेंबर होना ज़रूरी है, सेम उसी तरह हर इनपुट वैल्यू के लिए जो आउटपुट वैल्यू प्रोड्यूस होती है वो भी किसी स्पेसिफाइड सेट से बिलोंग करनी चाहिए। थर्ड करेक्टरिस्टिक है फाइनाइटनेस। अगर एल्गोरिदम फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में टर्मिनेट कर जाए तो हम कहेंगे कि ये फाइनाइटनेस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं, और एग्ज़ाम्पल हम अगेन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र प्रॉब्लम की ले रहे हैं। प्रीवियसली हमने जो इसका एल्गोरिदम लिया था उसको कहते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर चेकिंग एल्गोरिदम। अब हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र का सेकंड एल्गोरिदम ले रहे हैं जिसको कहते हैं यूक्लिड्स एल्गोरिदम, और ये एल्गोरिदम उससे बेस्ट है। इस एल्गोरिदम को अगर हम देखें तो ये फाइनाइटनेस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसकी रीज़न क्या है? आप देख सकते हैं स्टेप वन में डिवाइड m बाय n, और जो रिमाइंडर होगा उसको हम r कहेंगे। स्टेप टू है कि अगर r ज़ीरो है तो टर्मिनेट कर जाए और n आंसर डिक्लेयर कर दे, और अगर ज़ीरो नहीं है तो स्टेप थ्री में है कि जो n है वो m को असाइन कर दें और रिमाइंडर जो है वो n को असाइन कर दें, और अगेन स्टेप वन में चले जाएं। तो आप इसमें देख सकते हैं जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हर दफ़ा डिक्रीज़ होगा। जब भी स्टेप वन इनकाउंटर होगा तो रिमाइंडर डिक्रीज़ होगा, और ये वैल्यू डिक्रीज़ होते होते ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में ज़ीरो हो जाएगी। तो जैसे ये ज़ीरो होगी ये एल्गोरिदम टर्मिनेट कर जाएगा। तो आप देख सकते हैं एल्गोरिदम में साफ ज़ाहिर है रिमाइंडर रिड्यूस हो रहा है, और फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में ये ज़ीरो ज़रूर होगा और फिर टर्मिनेट कर जाएगा और n को आंसर डिक्लेयर कर देगा। फाइनाइटनेस को मज़ीद जानने के लिए एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। पहले हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की एग्ज़ाम्पल ली थी, अब हम दो लाइन सेगमेंट्स का ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर फाइंड आउट करते हैं। इसके दो केसेस हैं। केस वन है कि अगर लाइन सेगमेंट्स की लेंथ्स कमेंसरेबल हैं, कमेंसरेबल मीन्स हैविंग अ कॉमन मेजर, तो उस केस में फाइनाइटनेस जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होगी। और केस टू हम लेंगे कि अगर लाइन सेगमेंट्स की जो लेंथ्स हैं वो कमेंसरेबल नहीं है, इनकमेंसरेबल हैं, तो उस केस में फाइनाइटनेस प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होगी। तो आइए पहले केस वन को देखते हैं। ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं और इनकी लेंथ्स कमेंसरेबल है, और हमने फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, यानी ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे दोनों लाइंस मेजर हो जाए। तो वो ग्रेटेस्ट लेंथ क्या होगी? तो एल्गोरिदम ये है, 15 जो बिगर लाइन है, जो स्मॉलर लाइन है, स्मॉलर लाइन की जो लेंथ है उतना बिगर लाइन में से बिगर लाइन को उतना रिड्यूस कर देना है। तो 15 माइनस 6 9। तो बिगर लाइन कितनी रिड्यूस हुई? जितनी स्मॉलर लाइन की लेंथ। अगेन 6 स्मॉलर है और 9 बिगर, तो अगेन 6 को माइनस कर देना है 9 से, और 9 लाइन रिड्यूस होकर क्या रह जाएगी? 3। अब स्मॉलर लाइन 3 है और बिगर लाइन 6, तो कितनी लेंथ रिड्यूस करनी है 6 से? 3। तो 6 माइनस 3 3। जब ये दोनों सेम आ जाए तो यही आपका ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर होगा उन दोनों लाइंस का जिसकी लेंथ 15 थी और दूसरी लाइन की 6। दोनों लाइंस को
3 के साथ मेजर किया जा सकता है। और ये जो एल्गोरिदम है ये टर्मिनेट होता है और फाइनाइटनेस कंडीशन को फुलफिल करेगा। केस 2 को देखते हैं। केस 2 है कि अगर लाइन सेगमेंट्स की लेंथ्स इनकमेंसरेबल है। इनकमेंसरेबल मीन्स हैविंग नो कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, तो ये एल्गोरिदम टर्मिनेट नहीं होगा। तो अगर आप इनकमेंसरेबल लाइन सेगमेंट्स का ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर फाइंड आउट करना चाहें तो वो फाइनाइटनेस प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करेगा और टर्मिनेट नहीं होगा। इसको देखने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल से शो करते हैं, और एग्ज़ाम्पल में हम एक स्क्वायर लेते हैं और स्क्वायर की जो साइड है और जो डायगोनल होता है उसकी लेंथ्स इनकमेंसरेबल होती हैं। तो उनकी लेंथ्स इनकमेंसरेबल है, इट मीन्स उनका ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर फाइंड आउट नहीं हो सकेगा और ये प्रोसेस एंड नहीं होगा। तो हम यूक्लिड एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर निकालने के लिए साइड और डायगोनल का, स्क्वायर के साइड और डायगोनल का। साइड और डायगोनल की लेंथ्स इनकमेंसरेबल है और हमने इन्हीं दो का ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर कैलकुलेट करना है, तो इसलिए हमने उन्हीं दो को हाईलाइट कर लिया। और यूक्लिड एल्गोरिदम उसी तरह अप्लाई करेंगे कि जो स्मॉलर लाइन है उसकी लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बिगर लाइन में। तो इसके ज़रा पास ले जाते हैं, तो कितनी रेड लाइन रिड्यूस हो जाएगी, इतनी। अब आपने देखा ये साइड है स्क्वायर की, तो इसको हम इधर भी प्लेस कर सकते हैं। और अब आपने ये स्मॉलर लाइन इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है। तो स्मॉलर लाइन की जितनी लेंथ है 5 में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इतनी रिड्यूस हो जाएगी और इस लाइन को उधर ही वापस ले जाए। और अब आप इस कॉर्नर से इस कॉर्नर्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो आप कैलकुलेट करके देखें कि ये दोनों साइड्स में इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल साइड्स हैं तो आप देखें ये तो स्क्वायर बन जाएगा। और स्क्वायर बनने का मतलब है कि आपने जब बिगर स्क्वायर लिया और उसका डायगोनल और साइड का ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर फाइंड आउट करने की कोशिश किया तो वो रिड्यूस हो गया स्मॉल स्क्वायर में। स्मॉल स्क्वायर मीन्स फिर वही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम वही है, स्क्वायर का डायगोनल और स्क्वायर की साइड। तो ये प्रोसेस कभी भी एंड नहीं होगा। और ये एल्गोरिदम फाइनाइटनेस की वायलेशन कर रहा है। सो a method to find greatest common measure of the two line segments of incommensurable lengths is not a legitimate algorithm. It's just called computational method. आपकी अगर कोई भी प्रॉपर्टी की वायलेशन हो रही है तो उसको कंप्यूटेशनल मेथड तो कह सकते हैं, लेकिन लेजिटिमेट एल्गोरिदम नहीं कह सकते। एक और पॉइंट नोट करने वाला है, इनफाइनाइटनेस आपके एल्गोरिदम में जब आप सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लिख रहे हैं तो आप बाज़ दफ़ा टर्मिनेटिंग कंडीशन को इग्नोर कर जाते हो, तो उस केस में भी इनफाइनाइटनेस हो सकती है। उस इनफाइनाइटनेस को जस्ट उस कंडीशन को चेंज करके फाइनाइटनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। जबकि यहाँ जो केस डिस्कस हुआ है वो ये शो किया जा रहा है कि अगर इनकमेंसरेबल लेंथ्स इनकमेंसरेबल हैं तो उसका कोई भी फाइनाइटनेस यानी फाइनाइट वर्जन नहीं होगा। एक पॉइंट यहाँ और नोट करना चाहिए, बाज़ दफ़ा आपने ऐसा एल्गोरिदम डिज़ाइन करना होता है जिसमें इनफाइनाइट कंपल्सरी होती है। मसलन आप एक ऐसा एल्गोरिदम डिज़ाइन कर रहे हैं जो लैंग्वेज के ऑल सेंटेंसेस को जनरेट करे, और जाहिर है कोई भी टिपिकल लैंग्वेज होगी तो उसके जो ऑल पॉसिबल सेंटेंसेस हैं वो इनफाइनाइट है, तो आपको इनफाइनाइटनेस इधर मेंटेन करनी होगी ताकि वो लैंग्वेज के सेंटेंसेस प्रिंट करता रहे। तो इसको ये नहीं कह सकते कि ये फाइनाइटनेस की वायलेशन हो रही है,
बल्कि फाइनाइटनेस अभी भी है। फाइनाइटनेस आउटर लूप में तो नहीं है, वो तो प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट है। फाइनाइटनेस इनर सब प्रॉब्लम में है, जो कि आपका वो सेंटेंस जनरेट कर रहा है, वो फाइनाइट वे में ही जनरेट कर रहा है। इसी तरह एक सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप इंटरैक्टिव प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं तो उसकी तो नेचर ही यही है कि वो यूज़र से इनपुट का वेट करेगा, और वो टाइम कुछ भी इनफाइनाइट भी हो सकता है, और ये प्रॉब्लम इनफाइनाइट लूप में रखना होगा। जब तक यूज़र उसको इनपुट नहीं देगा वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इस केस में भी फाइनाइटनेस आपके इनर सब प्रॉब्लम में है कि जैसे ही यूज़र ने इनपुट दी और उस पर जो वो रिस्पॉन्ड करेगा वो आपका एल्गोरिदम है, और वो फाइनाइटनेस की कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। बास प्रॉब्लम में इनफाइनाइटनेस उधर मैंडेटरी होती है, आपको उसको मेंटेन रखना होता है, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब नहीं कि ये फाइनाइटनेस की वायलेशन है, बल्कि फाइनाइटनेस उसकी इनर रिक्वेस्ट पे बेस करती है। फोर्थ करेक्टरिस्टिक है डेफिनेटनेस। और डेफिनेटनेस क्या होती है? आपके एल्गोरिदम के जो स्टेप्स हैं वो अनएम्बिगुअसली स्पेसिफाइड हो। हर स्टेप बहुत क्लियर, वेल डिफाइंड और प्रिसाइज होना चाहिए, किसी में कोई एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए। हर इंस्ट्रक्शन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मीनिंग होना चाहिए। आपके जो डिज़ाइनर हैं वो एल्गोरिदम लिखते हैं, और जो एजेंट होता है वो एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करता है। और एजेंट कौन हो सकता है? कंप्यूटर हो सकता है, या प्रोग्रामर, या कोई और अदर पर्सन। आपका एल्गोरिदम इतना क्लियर, वेल डिफाइंड और अनएम्बिगुअसली स्पेसिफाइड होना चाहिए कि एजेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, वो वही अंडरस्टैंड करे जो डिज़ाइनर ने चाहा था। डेफिनेटनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एल्गोरिदम में एक स्टेटमेंट है, रिपीट स्टेप्स 1 to 4 अ फ्यू टाइम्स। इसमें फ्यू टाइम्स एम्बिगुअस है, क्योंकि डिफरेंट पीपल डिफरेंट ट्राइज लेंगे। और आपको पता है कि डेफिनेटनेस के लिए हर इंस्ट्रक्शन की सिर्फ एक मीनिंग होनी चाहिए, और इसकी अनएम्बिगुअस फॉर्म क्या हो सकती है? आप फ्यू टाइम्स को रिप्लेस कर दें until x is equal to y। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल अनएम्बिगुअस है, इसकी सिर्फ एक ही मीनिंग होगी। उस वक्त तक स्टेप्स रिपीट होंगे जब तक x और y इक्वल नहीं होंगे। यूक्लिड एल्गोरिथम को देखते हैं। इसमें हर स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है, उसकी सिंगल मीनिंग है। इट मीन्स ये डेफिनेटनेस को सेटिस्फाई कर रही है। हालांकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट्स हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज एम्बिगुअस होती है, और पॉसिबल है कि रीडर उसका डिफरेंट मतलब ले जो ऑथर ने चाहा था। डेफिनेटनेस अचीव करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस को किसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखना चाहिए, ताकि वो सब उसको अंडरस्टैंड कर सके। क्योंकि डिज़ाइनर जो एल्गोरिदम लिख रहा है और एजेंट जो एग्जीक्यूट करता है, तो ऐसा होना चाहिए, ऐसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए कि एजेंट के लिए, जो कि कंप्यूटर भी हो सकता है और प्रोग्रामर भी हो सकता है, उसके लिए ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। और वो क्या हो सकता है, उसको वन बाय वन देखते हैं। अगर हम स्टेटमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए नेचुरल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज मीन ह्यूमन लैंग्वेज, इंग्लिश, चाइनीज़ एट्सट्रा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है क्योंकि नेचुरल लैंग्वेजेस एम्बिगुअस होती हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि डिज़ाइनर ने इंस्ट्रक्शन में जो चाहा था, इम्प्लीमेंटर या प्रोग्रामर उसको अंडरस्टैंड ना कर सके, उसको उसकी एक डिफरेंट मीनिंग वो एक्सट्रैक्ट करे। तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इंस्ट्रक्शंस को किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में, यानी C++ या जावा में लिखना चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो लैंग्वेज स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो आम लोगों के लिए मुश्किल होती हैं, अंडरस्टैंड नहीं हो पाती। इवन
एक लैंग्वेज का यूज़र दूसरी लैंग्वेज के सिंटेक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो इसलिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। एल्गोरिदम को स्पेसिफाई करने के लिए सूडो कोड भी यूज़ कर सकते हैं, और एल्गोरिदम को स्पेसिफाई करने के लिए सूडो कोड सबसे बेस्ट चॉइस है। आपकी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो ये कोड कंस्ट्रक्ट्स शेयर करती हैं। लूप्स हर लैंग्वेज में होता है और फ्लो कंट्रोल्स भी हर एक में होते हैं। तो आप सूडो कोड में ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स, रिपीट स्टेटमेंट्स आसानी से इस यूज़ कर सकते हैं, और क्योंकि हर लैंग्वेज का यूज़र इसको अंडरस्टैंड करता है, और जहाँ सिंटेक्स की डिफ़िकल्टी हो उसको इंग्लिश के साथ रिप्लेस करके उसको और उस एम्बिगुइटी को रिमूव किया जा सकता है। तो सूडो कोड एक्चुअली इंग्लिश प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिक्सचर होता है। और एल्गोरिथम स्पेसिफाई करने का एक और वे भी है, उसको हम फ्लो चार्ट करते हैं, लेकिन नॉर्मली सूडो कोड सबसे बेस्ट चॉइस। आप जब एल्गोरिथम की इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं इंग्लिश में और आपको एम्बिगुइटी फील हो, तो उस एम्बिगुइटी को आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे रिपीट स्टेप्स 1 to 4 फ्यू टाइम्स, ये इंग्लिश की जो एम्बिगुइटी है इसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं, until x इक्वल टू वाई। इसी तरह अगर आप इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रहे हैं और आपको डिफ़िकल्टी फील हो, तो वहाँ पे आप इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शन को यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ ये आपके पास एक फॉर लूप का हेडर है, ये लैंग्वेज स्पेसिफिक है, आम यूज़र के लिए ये डिफ़िकल्ट होगा इसको अंडरस्टैंड करना, तो इसमें आप इंग्लिश को यूज़ करते हुए बड़ी आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जस्ट इसकी जगह ये लिख दें फॉर x इक्वल टू 1 to n, तो इसके अंदर बिल्कुल वही मीनिंग आएगी कि x 1 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा, और बाय डिफ़ॉल्ट एक एक का इंक्रीमेंट होगा। इसी तरह अगर आपके पास ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस है इस तरह की डू, और ये दो स्टेटमेंट्स को आपने रिपीट करना हो वाइल x इक्वल टू वाई, तो आप इसको, ये सिंटेक्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, आप इसको जस्ट इंग्लिश लाइक रिपीट स्टेप्स 1 to 4 until x इक्वल टू वाई से रिप्लेस कर सकते। तो आपने देखा कि सूडो कोड किस तरह से आपकी हेल्प करेगा। वो इंग्लिश प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट को यूज़ करते हुए आसानी से लिखा जा सकता है और डेफिनेटनेस भी मेंटेन रहती है। एक और स्टेटमेंट को देखते हैं। सपोज आपने, आपके एल्गोरिथम में ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये इंस्ट्रक्शन है सॉर्ट द नंबर्स। ये भी एम्बिगुअस है। क्यों? आपका जो भी कंप्यूटर है वो सिर्फ बेसिक ऑपरेशंस को अंडरस्टैंड करता है, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इवन कंडीशनल स्टेटमेंट या फॉर लूप वगैरह उसको अंडरस्टैंड करता है। तो ये इस तरह की इंस्ट्रक्शंस को वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा, ये एम्बिगुअस होगी और ये डेफिनेटनेस को की वायलेशन कर रही है। तो आपका अगर देखा जाए तो आपके लिए, एजेंट के लिए भी इसको अंडरस्टैंड करना इतना आसान नहीं है। आपका असल में जो सॉर्ट है, तो हमें सॉर्ट डिफाइन करने के लिए एक्चुअली अलग से एल्गोरिदम बनाना होगा। जो एल्गोरिदम क्या होगा, जो वो एल्गोरिदम भी बेसिक इंस्ट्रक्शन से इम्प्लीमेंट हो। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शन भी डेफिनेटनेस की वायलेशन है। तो इंस्ट्रक्शंस बड़ी क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, यानी बेसिक होनी चाहिए। यानी आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो असाइनमेंट्स हो सकती हैं, फाइनाइट लूप हो सकता है और कंडीशनल। इसके अलावा और कोई स्टेटमेंट यूज़ ना करें जो कॉम्प्लेक्स हो, जिसके लिए एम्बिगुइटी क्रिएट हो जाए। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है कि आपके एल्गोरिदम का हर स्टेप एग्जैक्टली परफॉर्म हो इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। यानी एल्गोरिदम इफ़ेक्टिव हो इस सेंस में कि उसके तमाम ऑपरेशंस बेसिक हो,
वो एग्जैक्टली फाइंड आउट हो फाइनाइट लेंथ ऑफ टाइम में, और इतने सिंपल हो कि वो पेंसिल और पेपर से भी उसको कैलकुलेट किया जा उनको परफॉर्म किया जा सकता हो। ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र का जो यूक्लिड का एल्गोरिदम है, इसके हर स्टेप को देखें, बहुत सिंपल और बेसिक है। तो ये एक इफ़ेक्टिव एल्गोरिदम है। क्यों? इसमें जो ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं वो सारे के सारे इफ़ेक्टिव हैं, यानी इतने बेसिक हैं। डिवीजन आपको नज़र आ रही है, टेस्टिंग है, और असाइनमेंट है, यानी वेरिएबल्स की सेटिंग। तो इतने बेसिक हैं, तो इस प्रोसीजर को इस एल्गोरिदम को हम इफ़ेक्टिव एल्गोरिदम कहा जा सकता है। और डिवीजन इस तरह से इफ़ेक्टिव है कि इंटीजर्स की कैलकुलेशन है, तो इंटीजर के केस में एग्जैक्ट कैलकुलेशन होगी अगर डिवीजन भी इवन डिवीजन भी करनी हो, जबकि ये इफ़ेक्टिव नहीं हो सकते ऑपरेशंस अगर रियल नंबर्स होते। तो इंटीजर की जगह पे अगर रियल नंबर्स ले लें तो ये एल्गोरिदम इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। लास्ट करेक्टरिस्टिक है जनरलिटी। जनरलिटी का मतलब है कि आपका जो एल्गोरिदम है वो पर्टिकुलर सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज़ पे वर्क ना करे, बल्कि वो एप्लीकेबल हो फॉर ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ द डिज़ायर्ड फॉर्म। उस डिज़ायर्ड फॉर्म के तमाम प्रॉब्लम्स के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। तो ये थी लास्ट करेक्टरिस्टिक, जनरलिटी। आई होप आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू।